हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 10.1। इस वीडियो में हम लोग फुल सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को दिया गया है गेट algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations। मतलब ये सारे जितने भी आपको केसेस दिए गए हैं इनके लिए आपको algebraic expressions लिखने हैं जिनमें आपको यूज़ करना है वेरिएबल्स का मतलब होता है ए बी सी, कोई भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर एस, ये सारे लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सब आपको यूज़ करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना है। उसमें आपको कांस्टेंट्स भी ऐड करने हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या था, नंबर्स, है ना। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब आपका हो गया प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ये सारे यूज़ करके आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिए गए नीचे दिए गए केसेस के हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो जेड को सब्ट्रैक्ट करना वाई से, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वाई आगे आ जाएगा, वाई माइनस जेड हो गया। फिर नेक्स्ट 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, और किसका हाफ, 1/2 किसका बताया, सम ऑफ द नंबर्स, ये एक्स और वाई मान लो नंबर्स है उसका सम। तो इस तरह से हो गया, है ना। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 1 जो है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। और नीचे आपका ये 2 1 जा 2 हो गया। तो ये मतलब एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो गया आपका ये एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जेड जो है ना खुद से मल्टीप्लाई अगर करे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और आप लोग ध्यान देना, जब जेड प्लस सेम नंबर से अगर ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। 1/4, पहले 1/4 लिख लो, किसका, ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, पी और क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में हम लोग बीच में साइन नहीं देते इस तरह से, इसको अगर प्रोडक्ट करना है तो ये डायरेक्ट पी क्यू हो जाता है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द किसका, पी ऑफ द नंबर पी क्यू का प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे भी सेम केस है, ऊपर पर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया पी क्यू और नीचे में 4 1 जा 4। तो इस तरह से ये वाला हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। एक्स और वाई दोनों नंबर को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो ये तो इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 5, आपको ऐड करना है किस में, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एम और एन का प्रोडक्ट, है ना। एम और एन का प्रोडक्ट करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, एम और एन, ये हो गया प्रोडक्ट, उसका 3 टाइम्स, तो आगे में 3 लगा दिया, उसमें आपको ऐड करना है 5, तो यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई और जेड का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है 10 से। तो 10 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वाई और जेड का प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ द नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द नंबर्स ए एंड बी का सम क्या होगा, ए प्लस बी। इसको तो हम सम कर नहीं सकते, दोनों अलग वेरिएबल है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सब्ट्रैक्ट करना है उनके ही प्रोडक्ट से, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी, और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पीछे वाला ब्रैकेट में डाल देंगे। तो हो गया इस तरह से आपका सॉल्व। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो भी आपके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनके आपके टर्म्स और फैक्टर्स को बताने की क्या है, और यूज़ क्या करना है, ट्री डायग्राम आपको यूज़ करके आपको बताना है। तो पहला एक्सप्रेशन जो दिया गया था x-3 है ना। x-3 का आपका ट्री डायग्राम जब बनाओगे तो इसमें क्या होगा, जो टर्म्स कौन से है, जब आपको इसमें से टर्म्स ढूंढना होगा तो ये एक टर्म है और -3 एक टर्म होगा। ऐसा नहीं है कि आप टर्म की जगह ओनली 3 लिख दोगे, इसके अगर माइनस साइन है तो आपको टर्म में माइनस साइन देना पड़ेगा। सपोज x+3 होता तो आप डायरेक्ट लिखते x और 3, ठीक है, तब माइनस साइन नहीं भी देने से होता, मगर यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। उसके बाद x का टर्म क्या होगा, x ऐसा 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करने से x आए वो क्या होगा, ऑब्वियसली 1 और x होगा। तो ये तो x नंबर इटसेल्फ है, तो हम लोग यहाँ नहीं भी लिखने से चलेगा, ये पार्ट इसलिए नहीं लिखा। और -3 में देखो, -3 में ये माइनस का साइन जब भी आगे आ जाना है, अब क्या करना, इसको माइनस, इन दोनों में से किसी एक में माइनस लगा देना पड़ेगा। या तो आप यहाँ कर देना -1 अपॉन
मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दे सकते हो, या फिर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है 1 और -3, ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर बी, 1 + x + x²। तो यहाँ पे 1 आपका एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, x² एक फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स टर्म्स है, इन सारे टर्म्स को दिखा दिया। फिर इसका हम फैक्टर्स क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाने से चलेगा। 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 1 ही होगा। x का क्या होगा, 1 और x ही होगा, है ना, इसलिए नहीं दिखाया इन दोनों का। मगर x² कैसे आया है, 2x को मल्टीप्लाई करके x² आता है, तो ये हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो ये x और x हो गया x² का फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सी, y - y³ है ना। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो गए, y है एक टर्म और -y³ है एक टर्म। ठीक है, उसके बाद इन ऐसे लिखेंगे हम, y और -y³ हो गया। और y का हमने फिर से नहीं लिखा, क्योंकि y का क्या होगा, y 1 और y ही होगा, इसलिए हमने नहीं लिखा इसका फैक्टर्स। मगर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी माइनस का साइन रहता है सबसे आगे में आप एक -1 डाल दो। ठीक है, और y³ कैसे आएगा, 3y होना पड़ेगा, y और y यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डी, 5x² + 7x²y। तो यहाँ पे भी आपके दो ही टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। फिर ये 5xy² आया कैसे, ऑब्वियसली ये सारे आपस में मल्टीप्लाई है ना। तो 5 है, x है, y है और y² है, मतलब y आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। यहाँ पे 7x² में आपका x जो था वो 2 टाइम्स था, बाकी सारा आप इस तरह से लिख दो। ये सारे हो गए इसके इन टर्म्स के फैक्टर्स। फिर नंबर ई देखते हैं, नंबर ई में है -ab + 2b² + 3a²। तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है और ये वाला एक टर्म है। तो माइनस वाले में आपको माइनस साइन लिखना होगा टर्म में, -ab 2b² + 2b² नहीं भी लिखने से होगा। और यहाँ पे इस तरह से, जब यहाँ पे माइनस है आगे में, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आगे में आप एक -1 पहले ही डाल दोगे, फिर a और b जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो यहाँ पे लिख देना, ये हो गया इसके फैक्टर्स। फिर 2b² में तो अच्छे से 2 है, b 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार लिखेंगे। उसके बाद -3a², तो यहाँ पे भी माइनस था, तो यहाँ पे एक -1 बिठा देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। a 2 टाइम्स था ना, तो यहाँ पे a 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हो गया ये आपका फैक्टर्स इनके आ गए। ठीक है, क्वेश्चन इसका ही आपका पार्ट 2 भी है एक, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम है, बस आपको ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, आप इसको टेबल में पुट कर दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको टर्म्स और फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं। पहला एक्सप्रेशन दिया गया है -4x + 5, तो इसमें टर्म्स क्या होंगे, -4x और 5, और इसका फैक्टर्स हो गया आपका -4 और x। ठीक है, तो इसमें आप -1 फिर 4 और x भी लिख सकते थे, और ऐसे भी लिखने से, डायरेक्ट लिखने से भी होगा। 5 का फैक्टर ओनली 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 और 5 भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। -4x + 5y में क्या होगा, टर्म्स हो गया -4x और 5y हो गया टर्म्स। तो इस तरह से फैक्टर्स इनके क्या हो जाएगा, -4 और x, और 5y में 5 हो गया और y हो गया इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सी, 5y + 3y²। तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, 5y एक टर्म है, 3y² एक टर्म है। तो 5y के फैक्टर हो गया 5 और y, और 3y² का हो गया 3y और y। यहाँ पे xy एक फैक्टर है नेक्स्ट वाले में, और 2x² y² एक फैक्टर है, और फिर टर्म्स है, और इसका क्या हो गया, x और y हो गया फैक्टर। और इधर में इनको आप पूरा तोड़ दो, 2x 2 टाइम्स था, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, y 2 टाइम्स था, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, ये सारे हो गए इनके फैक्टर्स। लास्ट का pq + q में pq एक टर्म है और q एक टर्म है, इनका फैक्टर्स, pq का फैक्टर क्या हो जाएगा, p और q ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से pq आएगा, और q तो अकेले ही है, आप इसको अकेले लिख दो, 1 नहीं भी लिखने से चलेगा। फिर देखते हैं इसमें और भी है, नंबर f में 1.2 AB पॉइंट होने से भी कोई बात नहीं है, जो भी दिया गया ये हमारा फैक्टर हो जाएगा इधर। ठीक है, इसी तरह से -2.4 भी एक फैक्टर हो जाएगा, फिर 3.6 A एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद सबको अलग अलग कर दो, 1.2 अलग कर दो, ये कांस्टेंट अलग कर दिया, वेरिएबल्स को अलग कर दो, यही सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। -2.4 B में -2.4 एक फैक्टर हो गया, और b को अलग से कर दिया, ये एक फैक्टर हो गया। 3.6 को अलग कर दिया फैक्टर्स के लिए, और a को अलग कर दिया, ये अलग एक फैक्टर हो गया इस टर्म के लिए। फिर सेम उसी तरह से यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है 3/4x + 1/4, तो यहाँ पे भी ये एक टर्म है और 1/4 एक टर्म है, इस तरह से दोनों टर्म्स को लिखेंगे। फिर इधर लिखते वक्त हम लोग नंबर को अलग कर देंगे, 3/4 एक फैक्टर हो गया और x को अलग कर दिया,
1/4 अकेले था, इसको अकेले लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 0.1 पी स्क्वायर प्लस क्यू 0.2 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, फिर इसको भी हम लोग अलग अलग कर देंगे, नंबर्स को अलग लिख देंगे, और पी स्क्वायर था ना, यहाँ पे 2 टाइम्स पी लिखेंगे, और 0.2 फिर यहाँ फैक्टर्स ऐसे लिख देंगे, फिर क्यू स्क्वायर रहने के कारण 2 टाइम्स क्यू लिखेंगे। हो गया। इस तरह से हम टर्म्स और फैक्टर्स को ईजिली अलग अलग कर सकते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढना है ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को छोड़ के आपको दूसरे टर्म्स बाकी लिखने होंगे, सारे टर्म्स आपको नहीं लिखने, कांस्टेंट जो होंगे उनको छोड़ देना है और बाकी टर्म्स आपको लिखना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कांस्टेंट का कौन सा टर्म होता है? ऐसा टर्म, मान लो 5x है, इसमें ये नंबर है ना, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होगा जिसमें कोई भी किसी भी तरह का वेरिएबल नहीं लगा होगा। सपोज ये 19 है, ये कांस्टेंट है, सपोज ये -19 भी है तो भी ये कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसे इस क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स को आपको लिखने हैं जिनमें वेरिएबल्स नहीं लगे हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 - 3t स्क्वायर। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में देखो 5 जो है ना, इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो इस टर्म को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो कौन सा लिखेंगे? ये वाले लिखेंगे, -3t स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, टर्म्स की जगह पे। तो यहाँ पे लिखा है ना, -3t स्क्वायर लिखा, उसके बाद इसका कोफिशिएंट पूछा है ना, -3t स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पूछेंगे तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने बोला है, तो -3t स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -3। इसमें जो नंबर है फिर आपको इधर पुट कर देना है। सेम उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका था, क्वेश्चन था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दिया गया था 1 + t + t स्क्वायर + t क्यूब। यहाँ पे 4 टर्म्स है, मगर ये पहला वाला जो है ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ नहीं है, तो हम बाकी टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे, टर्म्स की जगह पे t स्क्वायर और t क्यूब। उसके बाद इन सब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, जबकि इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब मान लो कि इसके आगे सबके आगे 1 है, ठीक है। जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम मान लेते हैं कि उसके आगे में 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 और 1 और 1 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट में ये यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है ना, तो इन तीनों टर्म्स का हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x में कुछ नहीं था तो आगे हम इसमें 1 मान लेंगे, 2x में यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिख देंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक उसी तरह से नंबर 4 में 100m + 1000n है, तो ये दोनों हमारे टर्म्स होंगे, अदर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इन दोनों को यहाँ लिख देंगे और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 100 और इसका 1000 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये 2 टर्म्स है, यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ पे देखो -p² q स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है आगे में, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 दे देंगे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जबकि माइनस था यहाँ पे भी 1 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 7 था तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 आ जाएगा। 1.2a + 0.8b, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2 और इसका 0.8। नेक्स्ट 3.14 r², तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका हो जाएगा 3.14। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा अलग दे दिया है, यहाँ पे आपको पहले सॉल्व कर लेना होगा। ट्वाइस ब्रैकेट में l + b दिया है, तो इसको पहले सॉल्व कर दो। ब्रैकेट है इसका मतलब क्या, 2l के साथ मल्टीप्लाई है, 2l हो गया, फिर 2 फिर से b के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस का साइन यहाँ और 2b हो गया। उसके बाद ये दो मतलब अलग अलग टर्म्स है, यहाँ लिख देंगे। फिर उसका न्यूमेरिकल इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.1y + 0.01y², तो ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स है, टर्म्स की जगह में इन दोनों को लिखेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका होगा 0.1 और इसका 0.01। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x। तो इस बार पिछले वाले में था कांस्टेंट को छोड़ के आपको लिखना था 3 में, और यहाँ पूछा है, बोला है कि ऐसे टर्म्स आपको लिखना है जिनमें x है, x वाले टर्म्स को लिखना है, और गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का आपको कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, जैसे कि पहला रोमन नंबर 1 में दिया है y² x + y, है ना, इनमें कौन सा टर्म लिखने बोला था जिसमें x है,
तो x तो इस वाले में है, तो हम लोग इस टर्म को ही यहाँ टर्म की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x पूछा था ना, x का कोफिशिएंट जब पूछा इस टर्म में, तो x को छोड़ के मान लो वाई स्क्वायर एक्स है, तो इसमें अगर हमें x का कोफिशिएंट पूछा है तो x को छोड़ के जो बाकी बचेगा वो हमारा x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में x को छोड़ के क्या बचता है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया आपका कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट बोलेंगे। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा होता तो अगर कोई नंबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लगा देते, ठीक है, मगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछते तो 1 लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अगर x पूछा है तो x को छोड़ के जो बचेगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, 13y स्क्वायर माइनस 8yx। यहाँ पे x वाला ये वाला था, है ना, तो इसका साइन के साथ लिखेंगे यहाँ पे टर्म की जगह, और फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x को आप छोड़ दो, x को छोड़ के क्या बचता है -8y, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x -8y हो जाएगा। नेक्स्ट में x वाला टर्म ये है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा x के साथ, कोफिशिएंट क्या है x के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट 5z और zx में ये वाला x का टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसे। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब x को आपको छोड़ देना है, तो क्या बचते हैं z, तो यहाँ पे z लिखेंगे। नेक्स्ट वाले में 1 + x + xy है, तो ये वाला एक टर्म है x के साथ और ये भी है, तो यहाँ पे हम दोनों को लिख लेंगे, और उसके बाद x के साथ कुछ नहीं रहने से हम 1 डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मगर x के साथ y था ना, तो हम लोग यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, y को अगर ये कर दे तो y बचता, x को अगर हटा दे तो y बचता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x हो गया y। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, इसमें में x वाला ये वाला टर्म है, यहाँ लिखेंगे, और फिर x कोफिशिएंट ऑफ x को करने के लिए इसको हटा देना होता है, बच गया क्या 12y स्क्वायर, तो यहाँ डाल देंगे इसे। फिर यहाँ पे दोनों में ही x का टर्म है, दोनों को यहाँ लिखेंगे। ऊपर वाले में x को हटाने से हमारा आ जाता है 7, तो 7x में x का कोफिशिएंट है 7, और xy स्क्वायर में x का कोफिशिएंट हो गया y स्क्वायर। ठीक है, नंबर बी देखते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इनमें आपको अब क्या करना है, ऐसे टर्म्स लिखने हैं जिनमें आपका y स्क्वायर है। तो पहला एक्सप्रेशन देखो, 8 - xy स्क्वायर था, तो इसमें ये वाला टर्म है ना, जिसमें y स्क्वायर है, तो यहाँ टर्म की जगह हम लिखेंगे टर्म्स विथ y स्क्वायर में -xy स्क्वायर लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या समझाया था, जिसका जो पूछता है उसको आपको हटा देना होता है। तो y स्क्वायर का पूछा ना, y स्क्वायर हटा देने से क्या बच जाएगा -x, तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो गया -x। नेक्स्ट 5y स्क्वायर + 7x, तो यहाँ पे y स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर y स्क्वायर को हटा दे तो मैं बचता 5, तो 5 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। नेक्स्ट 2x स्क्वायर y, तो ये तो नहीं चाहिए, हमें y स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो ये वाला है एक और ये वाला एक, तो इन दोनों को हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद इस वाले टर्म में y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, बच गया हमारा क्या -15x, है ना, तो ये हो गया इसका, इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया y स्क्वायर का, और इस वाले टर्म के लिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसको हटा दे तो 7। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म जिसमें एक ही टर्म है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, है ना, जैसे कि ये सारे हैं जिसमें 2 टर्म आपको दिखेंगे, और ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 होते हैं। ठीक है, और एक बात, सपोज़ आपका ऐसे ये 3x + 5x इस तरह से मान लो दिया गया है, ये दोनों देखने में तो 2 टर्म्स लग रहे हैं, मगर ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, इन दोनों प्लस होकर अल्टीमेट ये क्या हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, मतलब ये आपका मोनोमियल ही कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग क्वेश्चन करते वक्त ध्यान देना। अब स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर 1 में दिया गया है 4y - 7z, है ना, तो इसमें दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स है, ये माइनस प्लस होंगे नहीं, कुछ भी नहीं होंगे, तो 2 ये बाइनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, ये ट्राइनोमियल, 1 रहने से मोनोमियल, फिर से यहाँ पे 3 है, 1 2 और ये 3, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में 2 है आपका, टर्म्स देख सकते हो, ये बाइनोमियल, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, ये भी बाइनोमियल, यहाँ पे एक ही है तो ये 1 रहने से मोनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट वाले में आपका 3 टर्म्स है, z² 3z और 8, ये हो गया ट्राइनोमियल हो गया। इसमें 2 है, a² + b², ये हो गया बाइनोमियल।
फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड 2 है तो ये हो गया बाइनोमियल, फिर यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ पेयर ऑफ टर्म्स दिए गए, आपको बताना है वो लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो जैसे 1 और 100 दोनों ही कॉन्स्टेंट्स है, इसके साथ दोनों में किसी भी तरह का कोई वेरिएबल्स नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ही लाइक टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2 -7x और 5/2x, दोनों में ये दोनों में कांस्टेंट है और दोनों में जो वेरिएबल, कांस्टेंट को छोड़ो वेरिएबल हमें ध्यान देना होता है, वेरिएबल दोनों में x ही है ना, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म। नेक्स्ट -29x है और -29y है, दोनों का टर्म्स अलग है, एक में x है और एक में y है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका अनलाइक टर्म्स है ना। उसके बाद 4 में 4 यहाँ पे xy² है और यहाँ पे कुछ गलत हो गया, मे बी यहाँ पे y² होना चाहिए था। ठीक है, 42y² 2, तो ये आपका लाइक टर्म्स हो जाएगा। दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं ना पूरा सेम होना पड़ता है। नेक्स्ट 4m² और mp², तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये m के ऊपर है और यहाँ दूसरे वाले टर्म में p के ऊपर है, तो दोनों ये अलग अनलाइक टर्म्स हो गए। स्क्वायर भी एक ही वेरिएबल के ऊपर होना पड़ेगा, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। और नेक्स्ट 12xz और 12x²z², यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है दोनों में और यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स हो गया। समझ में आया? वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो पूरा सेम होना पड़ेगा तभी जाके वो लाइक टर्म्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, तो लाइक टर्म्स को आपको एक साथ लिखना है, सारे मिक्सअप करके दिए गए हैं उनको आपको एक साथ लिखना है। तो ए वाला पहले देख लेते हैं, ए में क्या दिया है देखो, किस तरह से हम पता करेंगे। सबसे पहले -xy² था ना, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखो कि -xy² वाला और कौन से है, तो एक ये है यहाँ पे 2xy² है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको आप कट कर दो ताकि बाद में फिर ये दिखे ना। उसके बाद xy² वाला कहाँ है और है नहीं, तो मतलब xy² वाला ये दो ही टर्म्स थे इसमें। नेक्स्ट हम लोग -4yx², इसको यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं yx² वाले कितने टर्म्स हैं, ये वाला है ना, yx² वाले कितने टर्म्स है, ये रहा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे y पहले था x बाद में था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो -4yx² है ना, और ये 20x²y, भले ही y पहले आ गया और x बाद में आया और यहाँ पे x पहले आया बाद में, ये दोनों ही फिर भी ये लाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि हो तो रहा आपस में, दोनों ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं और फिर बाद में सेम ही आंसर आने वाला है ना। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के ऊपर स्क्वायर है और नीचे वाले में y के ऊपर स्क्वायर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स आगे पीछे होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइक टर्म ही कहलाएंगे। तो इसलिए ये दोनों हो गया आपका लाइक टर्म्स। फिर नेक्स्ट 7y और y लाइक टर्म्स है, -100x और 3x इनमें से वो लाइक टर्म्स है। माइनस देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा उलट पुलट है, -11yx और 2xy, यहाँ पे भी yx इधर पहले था और इधर में x पहले है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनलाइक टर्म्स हो गया, yx होने से हो गया बस। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है इस तरह। और यहाँ पे 8x² -11x² -6x², ये सारे लाइक टर्म्स है। फिर नंबर बी देखते हैं, 10pq pq वाले आपको सारे लिखने हैं। pq वाले माइनस, यहाँ पे 10pq है, माइनस यहाँ पे भी देखो pq है और दूसरा वाला qp है, ये दोनों फिर भी लाइक टर्म्स ही होंगे, बस वेरिएबल्स आगे पीछे है। यहाँ पे qp है, ठीक है। उसी तरह से 7p और 2405p, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। 8q और -100q, ये दोनों लाइक टर्म्स है। -p² q², हाँ, और ये भी लाइक टर्म है 12q² p² से। यहाँ पे भी ये पहले वाले में p² आगे है और दूसरे वाले q² आगे है, मगर फिर भी ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, और ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, ये तो दिख ही रहा है, -23 और 41, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। फिर -p² और 701p², ये दोनों p² है दोनों में, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट में है आपका 13p² q और यहाँ पे है qp²। ठीक है, तो यहाँ पे p² पहले था और यहाँ पे p² बाद में है, मगर फिर और q आगे आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों अनलाइक हो गए, दोनों ही लाइक टर्म्स है। ठीक है,
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आप लोग का 10.1 का लास्ट सम था, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ करेंगे 10.2 का। हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ कर लेंगे। अगर आप लोग को यहाँ समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, कोई सम आपको समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ला, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।